हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की जिलेवार सीरीज। अब हम उत्तराखंड की जिलेवार सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आपने हमारे हिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलकर सभी वीडियो को वन बाय वन देख सकते हो। और जिलावार सीरीज में सबसे पहला जो हमारा जिला था वह था उत्तराखंड। तो हम उत्तराखंड से स्टार्ट कर कर सभी जिलों को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला हम जिला जो शुरू करने जा रहे हैं वो देहरादून। लेकिन देहरादून की बात करें, देहरादून की स्थापना वो 1817 में की गई और यह उत्तराखंड के प्रमुख जिलों में से एक जिला। और जब देहरादून के इतिहास की बात करते हैं तो देहरादून जो नगर है, ये सिटी है, ये बाह्य तथा मध्य हिमालय के बीच में स्थित दून घाटी, जो दून घाटी स्थित है उसमें बसा हुआ है। इसमें बसा दून घाटी में। यदि पूछ ले जाए देहरादून कहाँ बसा है तो दून घाटी में बसा है। बाह्य हिमालय मध्य हिमालय के बीच में दून घाटी है, उसमें बसा है। वैदिक साहित्य के अनुसार यदि हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं, जब से यहाँ आर्य नहीं आए थे, आर्य आने से पहले, आर्यों के आगमन से पहले की यदि हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस भूमि पर जहाँ भी देहरादून बसा हुआ है उस भूमि पर असुर जाति के लोग रहते हैं। कौन होते हैं? असुर जाति के लोग क्या करते थे, यहाँ पे निवास करते थे। यह भी मान्यता है कुछ लोगों की, यह मान्यता है, कुछ इतिहासकार कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे आचार्य द्रोणा आचार्य द्रोणा ने तपस्या की थी, जिस कारण इस क्षेत्र का प्राचीन नाम द्रोण नगर था। आप लोगों से पूछ ले जाएगा जो देहरादून का क्षेत्र है इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम क्या था? द्रोण नगर था, क्योंकि आचार्य द्रोण ने क्या की थी, यहाँ पे तपस्या की थी। और देहरादून का प्राचीन नाम, तो ये दो तीन नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। प्राचीन नाम पृथ्वीपुर। देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? पृथ्वीपुर। देहरादून के कालसी से, जो देहरादून का कालसी है, कालसी भी बहुत ज्यादा प्रमुख है क्योंकि यहाँ से अशोककालीन शिलालेख मिले। अशोककालीन क्या मिले? यहाँ से शिलालेख मिले हैं। और जो ये मिले हैं उनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। और यदि लिपि की बात करें जाए तो ब्रह्मी लिपि। किस लिपि में थे? ब्रह्मी लिपि। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि अशोककालीन जो शिलालेख मिले वो कौन सी भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा में थे। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। और जिन समय ये ज्ञात होता है कि जो ये वाला एरिया था, देहरादून वाला क्षेत्र था, ये प्राचीन समय में मौर्यों के अधीन था। किसके अधीन था? मौर्यों के अधीन था। इस बात की पुष्टि होती है शिलालेखों से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि जो सिख गुरु राम राय 1676 ईस्वी में पंजाब से यहाँ पे देहरादून में आते हैं और देहरादून के धूमवाला में आकर क्या जाते हैं, बस जाते हैं यहाँ पे। एक बार फिर से, सिख गुरु राम राय 1676 ईस्वी में देहरादून में अपना डेरा डालते हैं। इसमें एक धूम वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर आदमी बस जाते हैं और वहाँ पे डेरा डाल देते हैं। और डेरा डालने के कारण ही इस नाम का, यानी कि इसका नाम देहरादून पड़ा और बाद में यही नाम देहरादून से क्या जाता है, विख्यात हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कि इसका नाम कैसे क्यों पड़ा। कुछ लोगों का ये भी मानना, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो गुरु राम राय हैं, इन्होंने यहाँ पे अपनी देह त्यागी थी। इस स्थान पर अपनी क्या की थी? देह त्याग दी थी। देह क्या करी थी? त्याग दी थी, इसलिए इसका नाम देहरादून पड़ा। देहरादून। तो अलग अलग मसलों के कुछ का मानना है कि 1676 में इन्होंने यहाँ पे डेरा डाला और इसलिए पहले इस स्थान का नाम डेरा पड़ा, देहरादून। फिर बाद में वो देहरादून से विख्यात है। और कुछ लोग बाग ये भी मानते हैं कि जो गुरु राम राय है उन्होंने अपने यहाँ पे देह त्याग किया। क्या त्याग किया? देह। और जिस कारण इस स्थान का नाम देहरादून पड़ जाता है। नेक्स्ट आता, ऐसा माना जाता है कि 1804 तक गढ़वाल नरेश जो होते हैं पंवार वंश के, उन राजाओं का यहाँ शासन रहता 1804 तक। क्योंकि 1804 में क्या होता, प्रदुमन शाह फुरमुरा मैदान में गोरखों के साथ लड़ाई करते हुए वीरगति क्या करता है, प्राप्त हो जाता है। 1804 के बाद इस क्षेत्र पर गोरखाओं का क्या रहता है, राज हो जाता है। तो 1804 तक तो किसके अधीन रहा है? पंवार वंश के। 1804 के बाद 1815 तक किसके अधीन रहता है? गोरखाओं के अधीन रहता है। और 1815 में क्या करते हैं, जो ब्रिटिश आते हैं वे गोरखाओं को यहाँ से भगा देते हैं। और 1815 के बाद स्वतंत्रता तक, जब तक देश क्या होता है, आजाद होता है 1947 से 1949 तक लगभग।
1949 तक ये किसके अधीन रहता था? ब्रिटिशों के अधीन रहता। किसके अधीन रहता? ब्रिटिशों के अधीन रहा। 1817 में देहरादून को जिला बना दिया गया और सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया। आप लोगों से ही पूछा जाएगा देहरादून को सहारनपुर मंडल में कब शामिल किया गया? तो 1817 में इसे जिला बनाया गया और किसमें सम्मिलित कर दिया गया? सहारनपुर मंडल में। 1825 ईस्वी में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर कर, फिर इसे कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर कर मेरठ मंडल में शामिल किया गया। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि देहरादून को मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया? देहरादून को मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया? 1825 ईस्वी में इसे मेरठ मंडल में शामिल कर दिया था। 1975 में देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल, अब वर्तमान में कहाँ से है? गढ़वाल मंडल के अंदर। वर्तमान में कहाँ कहाँ है? गढ़वाल मंडल में। गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? 1875 में। देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब स्थापित किया गया? 1875 में। तो यहाँ से आपको तीनों ही पॉइंट याद रखने बहुत अच्छी तरीके से कि कब कब इस किस मंडल में शामिल किया गया। सबसे पहले सहारनपुर मंडल, सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। कब किया गया? अलग से जिला बना 1817 में से जिला बना तो सहारनपुर मंडल में सम्मिलित कर दिया गया। फिर इसे मेरठ मंडल में शामिल किया गया। मेरठ मंडल, मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया? 1825 में से मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया और फिर अंत में से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। गढ़वाल मंडल, देखो भाई मंडल ही मंडल, सीक्रेट की बात नहीं हो रही। मंडल तो मंडल में शामिल किया गया, सीक्रेट में शामिल करेगा। तो 1975 में इसे गढ़वाल मंडल के अंदर क्या कर दिया था? शामिल कर दिया था। तीनों ही पॉइंट मुख्य है यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा ये देहरादून का प्यारा सा मैप है एक, ठीक है। ये देहरादून कोंटा साहिब से लेकर यहाँ धनौल्टी तक। बात करते हैं 9 दिसंबर 1998 को। 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बनाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ ले जाएगा देहरादून को नगर निगम कब बनाएगा? तो 9 दिसंबर 1998। 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम घोषित कर देगा। अब देखते हैं हम देहरादून का प्रशासनिक ढांचा कैसा रहा। देहरादून का प्रशासनिक ढांचा कैसा? सबसे पहला था इसका क्षेत्रफल। यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका 3088 वर्ग किलोमीटर, 3088 वर्ग किलोमीटर। और यदि जनसंख्या की हम बात करते हैं तो जनसंख्या 16,96,694। एक बार फिर से जो जनसंख्या इसकी वो है 16,96,694 इसकी जनसंख्या। जनसंख्या की बात करते हैं तो यह उत्तराखंड का दूसरा जिला है जनसंख्या में। और प्रथम स्थान पर उत्तराखंड में, प्रथम स्थान पर हरिद्वार। यदि आपसे पूछ ले जा उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? हरिद्वार। और यदि पूछे जा उत्तराखंड में दूसरे नंबर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो हो जाएगा देहरादून। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको यहाँ से याद करना। यदि आपसे पूछ ले जा कि प्रतिशत के आधार पर, किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? प्रतिशत के आधार पर पूछे जा के आधार पर, तो आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर। यदि आपसे नॉर्मल पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है उत्तराखंड में, तो आपका हो जाएगा हरिद्वार, दूसरे नंबर पर हो जाएगा देहरादून, ठीक है ना। और यदि पूछा जा रहा है प्रतिशत के आधार पर, तो आपका हो जाएगा बागेश्वर। यहाँ मिस्टेक नहीं करनी वरना एक नंबर का आपको। फिर आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की यदि बात करते हैं तो उसका जो जनसंख्या घनत्व वो 549 जनसंख्या घनत्व, ठीक है। और यदि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की हम बात करते हैं तो हरिद्वार प्रथम स्थान। यदि कह जा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का? तो किसका? हरिद्वार का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का? हरिद्वार का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका? सबसे कम वो उत्तरकाशी। किसका? उत्तरकाशी। तो ये आपको दोनों ही पॉइंट याद रखने। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका? हरिद्वार का।
सबसे कम किसका? उत्तरकाशी का। फिर आती है साक्षरता दर। यदि हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो साक्षरता दर देहरादून की 84.25%, 84.25%। और ये उत्तराखंड में साक्षरता में नंबर 1 पर, प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान। उत्तराखंड का सबसे साक्षरता वाला जो जिला वो देहरादून है। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून है। और यदि बात करें जाए महिला साक्षरता में, महिला साक्षरता, ये महिला साक्षरता में भी नंबर 1 पर, नंबर 1 महिला साक्षरता और साक्षरता दर में सर्वाधिक नंबर 1 पर कौन है? देहरादून। यदि पूछे जाए पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, सर्वाधिक कौन है? तो वो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। पुरुष साक्षरता में नंबर 1 पर रुद्रप्रयाग, महिला साक्षरता में आप लोगों का देहरादून है। अच्छी तरीके से पॉइंट याद रखने। नेक्स्ट देखते हैं पुरुष साक्षरता की यदि बात करें जाए तो पुरुष साक्षरता की 89.4%, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन है? रुद्रप्रयाग। फिर महिला साक्षरता, महिला साक्षरता की 78.54%, और ये पहले नंबर पर महिला साक्षरता में। यदि हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो लिंग अनुपात में इसका 902, लिंग अनुपात क्या है इसका? 902। और सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें जाए, सबसे कम लिंग अनुपात वो हरिद्वार का। किसका? हरिद्वार का। और यदि कहें सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है? सर्वाधिक लिंग अनुपात वो जगह अल्मोड़ा का। सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है? अल्मोड़ा का, 1139 के आसपास। हरिद्वार का 879। तो ये आपको याद रखना, सबसे कम लिंग अनुपात हरिद्वार, सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है? अल्मोड़ा का। अब नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा सीट की बात करते हैं। विधानसभा सीट की हम बात करते हैं तो विधानसभा सीट यहाँ पे 10 विधानसभा सीट है इसके पास में देहरादून के, और 2 जो सीट है वे रिजर्व है। एक सीट है राजपुर, राजपुर की जो सीट है वो SC के लिए आरक्षित है। और जो चकराता की सीट है, चकराता, चकराता की सीट ST के लिए आरक्षित है। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि कौन सी विधानसभा सीट देहरादून की ST के लिए आरक्षित है। तो ST के लिए पूछा जाए तो चकराता, और यदि SC के लिए पूछा जाए तो राजपुर। राजपुर एक चीज के लिए और फेमस है यहाँ पे उत्तराखंड, उसमें देहरादून, देहरादून में सर्वाधिक वर्षा, देहरादून में सर्वाधिक वर्षा राजपुर में होती है। कहाँ होती है? राजपुर। यदि आपसे पूछा जाए कि देहरादून में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो राजपुर में होती है, और लगभग 318 सेंटीमीटर, 318 सेंटीमीटर, 318 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। नेक्स्ट देखते हैं विकासखंड। विकासखंड की यदि बात करते हैं तो विकासखंड 6। उत्तराखंड में कितने विकासखंड है? सॉरी, उत्तराखंड में देहरादून में कितने विकासखंड है? 6। और तहसीलों की संख्या कितनी है इसमें? 7 है। और देहरादून की दशकीय वृद्धि दर 32.33% है। और नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो देहरादून नगरीय जनसंख्या में नंबर 1 पर, उत्तराखंड में नंबर 1 पर नगरीय जनसंख्या में कौन है? देहरादून। और इसकी जो नगरीय जनसंख्या 55.52%, 55.52% इसकी नगरीय जनसंख्या। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा देहरादून की भौगोलिक स्थिति कैसी है। देहरादून की भौगोलिक स्थिति पर हम चर्चा करें। यदि देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम में। यदि यहाँ बात करते हो तो आपको देहरादून यहाँ पे दिखाई देगा, देहरादून पश्चिम में पड़ता। कहाँ पड़ता है? पश्चिम में, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ। हिमाचल प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगती है देहरादून की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कहाँ पे? पश्चिम में। नेक्स्ट आता है देहरादून जनपद की जो सीमा है वो 2 राज्यों से मिलती है। किससे मिलती है? 2 राज्यों से, क्योंकि पश्चिम में स्थित है देहरादून यहाँ पे, देहरादून यहाँ पे स्थित है। और यदि देहरादून की हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसके आसपास में ना, यहाँ पे यूपी फैला हुआ है और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश और यूपी 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। पूर्व में इसकी टिहरी से लगती है, और उत्तरकाशी से और हिमाचल से लगती है। उत्तर में उत्तरकाशी से लगती है और हिमाचल से।
देखो हिमाचल से, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को कि हिमाचल प्रदेश से सबसे अधिक जो सीमा लगती है ना वो देहरादून की लगती है। बहुत पूछे जाता है हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की किस जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है। देखो यहाँ भी हिमाचल प्रदेश से सट रहा है, यहाँ भी हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ भी हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ। और दक्षिण की यदि बात करते हैं तो दक्षिण में हरिद्वार से लगती है। किससे लगती है? हरिद्वार से। फिर उत्तराखंड की कुछ प्रमुख राजमार्ग भी है, जैसे NH नेशनल हाईवे 7, ये क्या अंबाला पोंटा साहिब से देहरादून और ऋषिकेश। ठीक है, अंबाला पोंटा साहिब से देहरादून ऋषिकेश तक होता है NH 7। फिर आता है NH नेशनल हाईवे 507, ये देहरादून के विकास नगर से कालसिर, कालसी से बड़कोट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? बड़कोट तक जाता है। फिर NH 34 नेशनल हाईवे 34, ये क्या है दिल्ली से बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से होते कहाँ तक जाएगा? माना तक जाएगा। फिर नेशनल हाईवे 307, ये छुटमलपुर वाला रोड है। कौन सा? छुटमलपुर से देहरादून जाएगा। छुटमलपुर से कहाँ जाएगा? देहरादून जाएगा। और यदि देहरादून में हम सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो राजपुर में होती है। कहाँ होती है? राजपुर में होती है। कितनी होती है? 318 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बता देहरादून जनपद के प्रमुख स्थल, जो प्रमुख स्थल है जो पर्यटक आते हैं लोग बाग घूमने के लिए, सबसे ज्यादा जो फेमस है देहरादून को मसूरी। लोग बाग मसूरी में तो सबसे ज्यादा टूट पड़ते हैं, क्योंकि इतना प्यारा नजारा ना मसूरी में। यदि आप कभी घूमने के लिए आओगे ना, ऐसा लगेगा कि बस जो धरती का स्वर्ग है ना वो यही पे है। बहुत अच्छा लगता है। यदि आप रात का नजारा देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जो तारे हैं ना आसमान के सारे जमीन पर टिमटिमा मारे, इतना प्यारा दृश्य लगता है जब घूमने के लिए जाते हैं बहुत ज्यादा। तो जो मसूरी है, मसूरी की बात करते हैं तो मसूरी गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है। यानी कि जो आप लोग का एंटर करोगे वो मसूरी से ही करोगे। मसूरी से ही आप लोगों को गंगोत्री के लिए रास्ता मिलेगा और यमुनोत्री के लिए रास्ता मिलेगा। इसलिए मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रवेश द्वार। यदि आपसे पूछेगा गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार क्या है तो मसूरी है। और मसूरी को ही इस मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। जी वाह, इसकी रानी पर्वतों की। यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बड़ी प्यारी लगती है। जब आप ऊपर जाओगे ना ऐसा फील होगा बिल्कुल कि भाई आज सीधे आसमान से बात कर रहे हैं हम तो। नेक्स्ट आता 1832 ईस्वी में जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ पर आए थे। उन्होंने क्या किया? पहली बार मसूरी माह का सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया। क्या किया? सर्वेक्षण कार्यालय की उन्होंने क्या की? स्थापना की थी। पूछना मसूरी में सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना किसने की? तो जॉर्ज एवरेस्ट ने स्थापना की। कब की? 1832 में की है। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ही 1865 में एक शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट पीक रखा हुआ है। इसी के नाम पर क्या रखेगा? जॉर्ज एवरेस्ट पीक रख दिया हुआ है। मसूरी में क्राइस्ट चर्च पूर्व हिमालय क्षेत्र में सबसे पहला चर्च है। ये सबसे पहला चर्च बनाया गया। और इसकी जो स्थापना थी कब की गई? 1836 में की गई कैप्टन लेनी टेलर ने। यदि पूछा जाए कि सबसे पहला जो क्राइस्ट चर्च था उसकी स्थापना किसने की, तो 1836 में किसने की? कैप्टन रेनी टेलर ने की। और ये जो बना हुआ है ये गोथिक गोथिक वास्तुकला वास्तुकला कला का एक सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण भी है उत्तराखंड के अंदर। इसमें बना है गोथिक वास्तुकला में बना हुआ है। और ये सबसे अच्छा उदाहरण है जो क्राइस्ट चर्च मसूरी के अंदर बना हुआ है। 1843 में मसूरी में एक पुस्तकालय समिति का गठन किया गया। वह मसूरी लाइब्रेरी, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी क्या की गई? स्थापना की गई। नेक्स्ट हमारा मसूरी शहर के संस्थापक। ये पूछने जाएगा मसूरी शहर के संस्थापक कौन है? तो मैं आयरिश अफसर कैप्टन को मसूरी शहर का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में सबसे पहले मसूरी छापाखाना, मसूरी में क्या लगवाया? छापाखाना। आप लोगों से पूछे जाएगा मसूरी में छापाखाना किसने लगवाया? तो किसने लगवाया? कैप्टन यंग ने। मसूरी में छापाखाना किसने लगवाया? 1842 ईस्वी में किसने लगवाया? आयरिश यंग ने लगवाया। और द हिल्स नामक, इन्होंने क्या चलाया? द हिल्स नामक समाचार पत्र निकाला। और लगभग ये द हिल्स नामक समाचार पत्र 8 वर्षों तक चलता। कितने वर्षों तक चलता है? मसूरी के एरिया में 8 वर्षों तक चलता। तो द हिल्स नामक समाचार पत्र किसने निकाला? तो आपका आंसर हो जाएगा कैप्टन यंग ने। ब्रिटिश सरकार ने 1842 में मसूरी को नगर पालिका प्रस्ताव
पास कर दिया। तो आप लोगों से पूछ लिया नगर पालिका कब घोषित किया गया, तो कब किया गया 1842 में मसूरी को नगर पालिका का जो प्रस्ताव हो क्या कर जाता है, पास कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। मसूरी में हरडी का भट्टा जलप्रपात स्थित है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा हरडी जलप्रपात कहाँ स्थित है, या तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा देहरादून, तो आप देहरादून प्राप्त करोगे। देहरादून नहीं मिला तो क्या मिलेगा, मसूरी। तो ये आपके मसूरी। फिर आता है गनहिल। गनहिल पॉइंट, गनहिल पॉइंट में एक पर्यटक स्थल है, यानी कि पर्यटक स्थल है, यहाँ लोग बाग घूमने के लिए आते हैं, बहुत ही प्यारा। और गनहिल की जो चोटी है ना, ये मसूरी की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। मसूरी की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, दूसरी सबसे बड़ी चोटी गनहिल पॉइंट मसूरी में एक पर्यटक स्थल है और यह मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर नेक्स्ट लाल टिब्बा। लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। जो मसूरी है जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो सबसे जो ऊंची चोटी है वह क्या है, लाल टिब्बा। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, लाल टिब्बा, जिसे डिपो हिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे डिपो हिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कालसी। कालसी इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के इतिहास में जो कालसी है वो बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे 1860 में जो फॉरेस्ट होते हैं वे क्या करते हैं, अशोककालीन शिलालेख प्राप्त होते हैं। अशोककालीन क्या प्राप्त होते हैं, शिलालेख प्राप्त होते हैं। और जो शिलालेख प्राप्त होते हैं, जो उनकी भाषा होती है, उनकी भाषा होती है प्राकृत। कौन सी भाषा में पाए जाते हैं, प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। और जो लिपि होती है, आप लोगों से पूछ ली जाएगी लिपि, लिपि होती है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। जो कालसी है ये चक्राता तहसील में पड़ता है। और 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने अशोककालीन शिलालेख कालसी से, कालसी के देहरादून से प्राप्त हुए। और इनकी भाषा क्या है, प्राकृत है, और लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। जो कालसी है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जाता है कि कालसी किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये टोंस व यमुना नदी के संगम पर क्या है, स्थित है। और कालसी से प्राप्त शिलालेख, जो कालसी से शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोककालीन, तो यहाँ के लोगों को, उनके अंदर यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया है। क्या कहा गया है, पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ के लोगों के लिए। और इस क्षेत्र को, जो ये क्षेत्र है, इसका क्या बोलेगा, अपरांत। नेक्स्ट आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आते हैं। एक बार फिर से, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आते हैं। और इन्होंने कालसी को, जो कालसी है उसे सुधानगर का। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि ह्वेनसांग ने कालसी को किस नाम से पुकारा, तो क्या पुकारा, सुधानगर से पुकारा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे लाखा मंडल। लाखा मंडल भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो लाखा मंडल वाला एरिया, यहाँ से लाखों मूर्तियां प्राप्त होती है। प्राचीन समय की यहाँ पे लाखों मूर्तियां क्या होती है, प्राप्त होती है, इसलिए इस क्षेत्र को लाखा मंडल कहा जाता है। और यह स्थल यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। तो यदि आपसे पूछ लिया लाखा मंडल किन दो नदियों के संगम पर, यही यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट आता लाखा मंडल शिलालेख। लाखा मंडल से जो शिलालेख प्राप्त हुए उसमें राजकुमारी ईश्वरा का उल्लेख मिलता है। एक बार फिर से, जो लाखा मंडल से शिलालेख प्राप्त हुए उसमें राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ, और जिसमें उसके पिता का नाम भास्कर वर्मन और पति का नाम जलंधर राजकुमार श्रीगुप्त का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट लाखा मंडल अभिलेख में, जो लाखा मंडल से अभिलेख मिले उसमें जो यदुवंशी राजा उनकी जो राजधानी है वह सिंहपुर बताई गई है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेगा कि लाखा मंडल अभिलेख में जो यदुवंशी राजा उनकी राजधानी क्या बताई गई है, तो उनकी राजधानी क्या बताई गई, सिंहपुर बताई गई है। क्या बताई गई है, सिंहपुर। नेक्स्ट आता हनोल। हनोल जो जौनसारी है ना, जौनसारी जनजाति है, हनोल के अंदर जौनसारी जाति का एक प्रमुख देवता है जिसका नाम है महासु देवता। ये महासु देवता की बहुत पूजा करते हैं, ठीक है, और उसे अपना सबसे बड़ा देवता मानते हैं। और हनोल के अंदर महासु देवता का बहुत बड़ा एक मंदिर है, इसलिए इसीलिए ये जौनसार भाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहलाता है। यदि पूछ लिया जाए जौनसार भाबर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल क्या है, तो हनोल, क्योंकि हनोल में ही महासु देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। हनोल में महासु देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। यदि हनोल की बात करें जाए तो हनोल टोंस नदी के तट पर स्थित है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा हनोल
किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा टोंस नदी। इसकी नदी के स्थित है टोंस नदी के तल पर स्थित है। जो हनोल मंदिर है वो हुण शैली में बना हुआ है, हुण शैली। आप लोगों से पूछ ले जाएगा हनोल मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो आपका आंसर हो जाएगा हनोल मंदिर हुण शैली में निर्मित है। हुण शैली याद रखना अच्छी तरीके से। फिर नेक्स्ट है चक्राता। यदि हम चक्राता की बात करें तो ये भाई पहाड़ों का क्या कहलाता है? राजा। जो मसूरी है वह पहाड़ों की क्या है? रानी है। और ये पहाड़ों का क्या है? राजा। तो एक राजा है एक रानी है और इनकी एक कहानी है जो आपको सुननी है। तो ध्यान रखना है चक्राता पहाड़ों का क्या कहलाता है भाई? राजा कहलाता है। और इसकी स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी। किसने की है इसकी स्थापना? कर्नल ह्यूम ने की है। चक्राता में टाइगर वाटरफॉल, टाइगर वाटरफॉल व किमनी वाटरफॉल स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए टाइगर वाटरफॉल कहाँ से स्थित है तो सबसे पहला रेफर करोगे देहरादून। यदि आपको देहरादून में ऑप्शन मिलता तो आपको चक्राता मिला। क्या मिलेगा? चक्राता। तो टाइगर वाटरफॉल और किमनी वाटरफॉल दोनों ही देहरादून में स्थित है या आपके चक्राता में स्थित है। चक्राता की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है चिलमारी नेक। चिलमरी नेक। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि चक्राता की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा चिलमरी नेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और देववन पिकनिक स्पॉट चक्राता में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था? ऋषिकेश। इसे बोलते हैं योग नगरी, संतों की नगरी। ऋषिकेश के बहुत सारे उपनाम है। योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऋषिकेश को। संतों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऋषिकेश को। और यदि ऋषिकेश की बात करते हैं तो ये गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। आप लोगों से पूछा जाएगा ऋषिकेश किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? आपको याद रखना गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। और केदारखंड में ऋषिकेश को कुंभ जामर्क कहा गया है। क्या कहा गया है? कुंभ जामर्क कहा गया है ऋषिकेश को। योग नगरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम पे भी जाना जाता है, इसलिए इसे योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यदि पूछा जाए योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश में प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट, प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट स्थित है। त्रिवेणी घाट की बात करते तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, वाह वाह, सरस्वती का क्या हुआ? संगम हुआ। गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी घाट पर क्या हुआ? संगम हुआ। एक बार फिर से जो त्रिवेणी घाट है यहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का क्या हुआ? संगम हुआ, इसलिए त्रिवेणी यानी कि तीन। ऋषिकेश को 2017 में नगर निगम बनाएगा। यदि आपसे पूछा जाएगा ऋषिकेश को नगर निगम कब घोषित किया गया था आपका आंसर हो जाएगा 2017 में। नेक्स्ट है गुच्चू पानी। नेक्स्ट है गुच्चू पानी। यदि हम गुच्चू पानी की बात करते हैं तो देहरादून का एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ प्रसिद्ध स्थल है देहरादून से लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है और बहुत प्यारा। नेक्स्ट है घंटाघर। घंटाघर 24 जुलाई 1948 को सरोजिनी नायडू ने इस घंटाघर का क्या किया? शिलान्यास। यदि आप लोगों से पूछ ले जा कि घंटाघर का शिलान्यास किसने करा तो किसने किया? सरोजिनी नायडू ने इसका शिलान्यास किया। कब किया? 1948 में किया। कब किया? 1948 में। और यदि पूछा जा कि इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण, तो निर्माण किया इसका कुंवर आनंद ने। तो याद रखना इसका निर्माण या निर्माता कौन है? कुंवर आनंद। और जब इसका निर्माण किया गया था तब इसका नाम बलवीर टावर रखेगा था। क्या रखेगा था? बलवीर टावर के नाम से। एक बार फिर से, जिसका निर्माता है घंटाघर का वो कौन है? कुंवर आनंद। और तब इसका निर्माण किया गया था तब इसका नाम बलवीर टावर रखेगा था। और 23 अक्टूबर 1953 में, 23 अक्टूबर 1953 में इसका उद्घाटन, घंटाघर का जो उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री ने किया। तो ये फैक्ट आपको यहाँ से अच्छी तरीके से याद रखना है।
ये 1948 में सरोजिनी नायडू क्या करती है, इसका शिलान्यास करती है। और इसका जो निर्माण किया जाता है, जो निर्माता है वो कौन है, कुंवर आनंद। और इसका नाम उस समय बलवीर टावर रखा जाता है। 23 अक्टूबर 1953 में इसका जो उद्घाटन होता है वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किया जाता है। क्योंकि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री। क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री। और 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते के समय, जब ताशकंद समझौता होता है तो तब इनकी क्या रहती है, मृत्यु हो जाती है। असम अचानक से इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देहरादून की प्रमुख मंदिर। नेक्स्ट क्या है हमारा, देहरादून के प्रमुख मंदिर। यदि प्रमुख मंदिर की बात करते हैं तो देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है। देहरादून में क्या पड़ता है, टपकेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे क्या होता है, यदि आप जाओगे लगभग देहरादून से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जब आप जाओगे ना, एक छोटी सी जगह जहाँ पर ना आप जब जाओगे टपकेश्वर मंदिर, एक छोटा सा ही मंदिर है। और वहाँ पर ना बूंद बूंद कर पहाड़ियों से बूंद बूंद कर ना पानी टपकता रहता है। इसलिए इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर है। आपको साफ साफ दिखा दे रहा महादेव। महादेव कौन है, शिव, भगवान शिव। तो ये शिव को समर्पित है। ये मंदिर किससे समर्पित है, शिव को समर्पित है। देखते हैं, यह मंदिर गुफा में स्थित है। एक छोटी सी गुफा जहाँ पर जल बूंद बूंद करके क्या रहता है, टपकता रहता है। जल के टपकने के कारण ही इसका नाम टपकेश्वर मंदिर पड़ा हुआ है। और टपकेश्वर मंदिर में शिवरात्रि को किस दिन, शिवरात्रि को टपकेश्वर मेला लगता है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो ये देहरादून में लगता है। टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है, देहरादून में। कब लगता है, शिवरात्रि वाले। एक विशाल विशाल क्या होता है, भंडारा होता है। वाह भाई वाह, भंडारे की बात नहीं करो बिल्कुल भी, वरना जीभ में पानी आ जाए। फिर नेक्स्ट गुरु राम राय दरबार। गुरु राम राय दरबार ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सिखों के गुरु राम राय 1976 में देहरादून आए। एक बार फिर से सिखों के गुरु पंजाब से देहरादून आते हैं 1976 में। और देहरादून के धूमवाला क्षेत्र में आते हैं, वहीं पर बस जाते हैं। गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह गुरु राम राय को 3 गांव क्या दे देते हैं, दान में दे देते हैं। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा, ऐसा गढ़वाल वंश का कौन सा शासक है जिसने गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिए थे, तो कौन था वो, फतेहपति शाह। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1699 ईस्वी में गुरु राम राय ने देहरादून के धूमवाला में, क्योंकि मैं धूमवाला में आए थे, देहरादून के धूमवाला में गुरु राम राय दरबार या झंडा दरबार की स्थापना की। आप लोगों से पूछ ले जाएगा झंडा दरबार की स्थापना कहाँ की गई, देहरादून में। झंडा दरबार की स्थापना कहाँ की गई, देहरादून में की गई। कब की गई, 1699। नेक्स्ट आता है चंद्रबानी मंदिर। क्या आता है, चंद्रबानी मंदिर। यदि इस मंदिर की हम बात करते हैं तो देहरादून में लगभग, देहरादून से 7 किलोमीटर की दूरी पर, देहरादून से लगभग 7 किलोमीटर की क्या दूरी पर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर महर्षि गौतम अपनी पुत्री अंजनी व पत्नी के साथ में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर निवास किया था। चंद्रबानी मंदिर के निकट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका टीसीएस में भी, और आप लोग ग्रुप सी के जो एग्जाम है उनमें भी। चंद्रबानी मंदिर के निकट ये पूछ ले जाएगा कौन सा कुंड स्थित है, तो ये गौतम कुंड स्थित है। चंद्रबानी मंदिर के पास कौन सा कुंड स्थित है, तो गौतम कुंड स्थित है। फिर नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट मंदिर है सिद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्या है, सिद्धेश्वर मंदिर। यह मंदिर केदारपुरम में घंटाघर से, यह मंदिर केदारपुरम में घंटाघर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर मेथुरो वाला रोड पर क्या है, स्थित है। मुख्य आप लोगों को यही रखना है कि सिद्धेश्वर मंदिर यही पूछा जाता है, देहरादून में स्थित है। तो आप लोगों को मंदिर ध्यान रखने कौन सा कहाँ, जैसे चंद्रबानी मंदिर पूछा जाएगा तो देहरादून में पूछा जाएगा, सिद्धेश्वर मंदिर पूछा जाएगा तो कहाँ पूछा जाएगा, देहरादून में। तो आपको मुख्य चीजें याद रखनी है कि है कहाँ। नेक्स्ट आता हमारा बुद्धा टेम्पल। यदि बुद्धा टेम्पल की बात करते हैं तो ये देहरादून के कलेवन टाउन में स्थित है और लगभग देहरादून से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप देहरादून कभी घूमने के लिए गए तो बुद्धा टेम्पल जरूर जाना, क्योंकि बुद्धा टेम्पल जाकर आपको एक असीम शांति से मिलेगी, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना भगवान बुद्ध की लगभग 103 फीट ऊंचाई की जो मूर्ति है वो लगी हुई है। बहुत ज्यादा लोग बाग वहाँ से ना शांत, मतलब बहुत शांति रहती है। जो वहाँ पे ना बौद्ध भिक्षुक है वे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी कि कोई वो नहीं है, घूमने का पैसा वैसा कुछ नहीं ले जाता, आप घूम खाओ और देखो आपको लगे आनंद आएगा। यह देहरादून के
कलेमन टाउन में क्या है स्थित है। और इसका जो निर्माण कार्य है 1965 में शुरू होता है। एक बार फिर से आप लोगों से पूछा जाएगा बुद्धा टेम्पल का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1965। और किसने किया? कोचेन रिनपोछे नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया। और यह जापानी वास्तुकला से प्रेरित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछ ले जाएगा जो बुद्धा टेम्पल है वो किस वास्तुकला से क्या है प्रेरित है, तो आपका आंसर हो जाएगा जापानी वास्तुकला से प्रेरित है। इस बुद्ध स्तूप की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में, इस बुद्ध स्तूप की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में की गई। और यह बुद्ध टेम्पल की ऊंचाई 220 फीट की है। यानी कि यदि बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई की बात करते हैं तो टोटल 220 फीट की ऊंचाई है। और इसमें लगभग भगवान बुद्ध की, मैंने आपको बताया भगवान बुद्ध की 103 फीट की जो प्रतिमा वो लगी हुई है। आप लोग जरूर घूमने के लिए जाना बुद्धा टेम्पल, एक असीम शांति मिलेगी उनको। नेक्स्ट आते हैं देहरादून की 4 सिद्ध। देहरादून की कितने सिद्ध? 4 सिद्ध। पहला लक्ष्मण सिद्ध, पहला क्या? लक्ष्मण सिद्ध। यदि लक्ष्मण सिद्ध की बात करते हैं तो देहरादून से 5 किलोमीटर जंगल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जंगल में स्थित है। एक बार फिर से जो लक्ष्मण सिद्ध है देहरादून से 5 किलोमीटर, यानी कि सब के सब जो है लगभग 4 से 5 किलोमीटर एरिया में है देहरादून में। आपको बस ध्यान रखना, यदि पूछ ले जाए देहरादून के अंदर कितनी सिद्ध है तो 4 सिद्ध है, जिनमें लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध और माणक सिद्ध और मांडव सिद्ध, ये 4 सिद्ध है। नेक्स्ट आता है देहरादून जिले के प्रसिद्ध मेले। जो प्रसिद्ध मेले है देहरादून में जो लगते हैं, सबसे पहले झंडा मेला। झंडा मेला क्योंकि जो गुरु राम राय 1976 में कहा आए थे भाई देहरादून, ये हमने कई बार पढ़ लिया वैसे भी। गुरु राम राय देहरादून में 1976 में आते हैं, ठीक है, और धूमवाला में आते हैं, वहीं पे क्या हो जाते हैं? बस जाते हैं। और 1699 में क्या करते हैं? झंडा दरबार, झंडा दरबार की स्थापना करते हैं। गुरु राम राय झंडा दरबार की क्या करते हैं? 1699 में स्थापना करते हैं। और इनके जन्मदिन पर, इन्हीं के जन्मदिन पर होली के 5वें दिन, होली के 5वें दिन यहाँ पर मेला लगता है, झंडा मेला लगता है। और ये 15 दिन तक चलता है लगभग। यह मेला गुरु राम राय के जन्मदिन पर क्या होता है? शुरू किया गया था, जो लगभग होली के 5 दिन बाद, 5वें दिन बाद आयोजित होता है, यानी कि 5वें दिन लग जाता है और 15 दिन तक चलता रहता है। इस मेले में पंजाब के कहीं भक्त आते हैं, यानी कि पंजाब से भी, क्योंकि जो गुरु राम राय में कहाँ से आए थे? पंजाब से आए थे, इसलिए पंजाब से कुछ भक्त आते हैं देहरादून आते हैं घूमने के लिए, जिन्हें संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कहते हैं भक्तों को। नेक्स्ट आता हमारा नुनाई मेला। यदि हम नुनाई मेले की बात करते हैं तो जौनसारी जनजाति मनाती है। देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में से जौनसारी जनजाति बड़े उत्साह के साथ मनाती है। और इस पशुपालकों का मेला भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मेला भेड़ बकरी चराने वालों के नाम से मनाया जाता है। जो भेड़ बकरी क्या करते हैं? चराते हैं, उनके नाम से मनाया जाता है, इसलिए से पशुपालकों का प्रमुख उत्सव बोलते हैं। और यह जौनसार भाबर क्षेत्र में, यह देहरादून की जौनसार भाबर क्षेत्र में श्रावण मास, जो श्रावण होता है उसकी जो मास होती है उसमें, यानी कि श्रावण का जो महीना होता है उसमें मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है? श्रावण के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है बीसू मेला। नेक्स्ट क्या आता है? बीसू मेला। यदि इन बीसू मेले की बात करते हैं तो इसे भी जौनसारी जनजाति बनाती है। कौन बनाती है? जौनसारी जनजाति बनाती है। देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? चावल से बने पापड़ बनाए जाते हैं। एक बार फिर से, इस दिन क्या होता है? चावल से बने पापड़ बनाए जाते हैं, जिन्हें लाडू साकुली कहा जाता है। तो ये मेला, यह मेला जौनसार भाबर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। इस दिन क्या बनाए जाते हैं? चावल से बने पापड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। फिर आता है टपकेश्वर मेला। टपकेश्वर मेला हमने अभी पढ़ा है, यह देहरादून में शिवरात्रि के दिन, देहरादून में शिवरात्रि के दिन लगता है। फिर आता है जोखोली मेला। यह मेला जौनसार भाबर क्षेत्र में मनाया जाता है संक्रांति को। कब मनाया जाता है? संक्रांति वाले दिन लगता है। फिर आता है गिनियात मेला। आप लोगों से सबसे ज्यादा बस यही याद रखना है कि जो मेला है कहाँ मनाया जाएगा। आप लोगों से ये पूछा जाएगा जोखोली मेला कहाँ लगता है, बस इतना पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना देहरादून। क्या याद रखना है? देहरादून। गिनियात मेला कहाँ लगता है? तो आपको याद रखना देहरादून। तो बस इतना याद रखना, गिनियात मेला देहरादून में लगता है जौनसार भाबर क्षेत्र में। भद्र राज मेला, भद्र राज मेला कहाँ लगता है? देहरादून के मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर भद्रराज मंदिर में आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट वीर केसरी मेला। वीर केसरी मेला सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में थे। जो वीर केसरी थे ये सुभाष चंद्र बोस जो फौज तैयार करते हैं 1839 में, आजाद हिंद फौज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो ये उसमें भर्ती हो जाते हैं। और जिन्हें अंग्रेजों द्वारा 3 मई 1945 को ब्रिटिश सरकार क्या दे देती है, फांसी दे देती है। एक बार फिर से 3 मई 1945 को ब्रिटिश सरकार क्या दे देती है ना, फांसी दे देती है। इसलिए 3 मई को ही कब मनाया जाता है मेला, 3 मई को वीर केसरी मेला लगता है। ठीक है, 3 मई को क्या लगता है, वीर केसरी मेला। ठीक है, देहरादून जनपद के नदी तंत्र, देहरादून जनपद का नदी तंत्र। यदि नदी तंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है टोंस नदी। देहरादून के अंदर कौन सी नदी आती है, टोंस नदी। अब जो टोंस नदी है ये यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और कालसी के समीप टोंस नदी का जो संगम है वो यमुना नदी में हो जाता है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी, यदि टोंस नदी की बात करें, टोंस नदी यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और टोंस नदी व यमुना नदी का जो संगम है वह देहरादून में कालसी के निकट हो जाता है। और टोंस नदी के ऊपर किसाऊ जल विद्युत परियोजना स्थित है देहरादून में ही। देहरादून के अंदर टोंस नदी पे आप लोगों से पूछ ले जाएगा किसाऊ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा टोंस नदी। किस पर स्थित है, टोंस नदी के ऊपर स्थित है देहरादून में। यदि इसकी बात करते हैं तो ये लगभग 660 मेगावाट की परियोजना किसाऊ बांध परियोजना जब बनाई गई थी तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था ये था कि उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली आदि राज्यों को सिंचाई के लिए क्या होगा, पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जब किसाऊ बांध परियोजना बनाई गई तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली आदि राज्यों को सिंचाई के लिए क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। 2016 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2016 में किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। और किन किन राज्यों को पानी मिला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 3 राज्यों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएगी किसाऊ बांध परियोजना। नेक्स्ट परियोजना छिब्रो बांध परियोजना। ये छिब्रो बांध परियोजना है या टोंस नदी पर स्थित है। यहाँ से जो मुख्य पॉइंट है आप लोगों को यही याद रखना। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा छिब्रो बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है, टोंस नदी पर स्थित है देहरादून जिले में। किस नदी पर स्थित है, टोंस नदी पर स्थित है देहरादून जिले में। ये परियोजना लगभग 240 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की परियोजना यदि आप सब पूछ ले जाए कि छिब्रो बांध परियोजना कितने वाट की, तो ये कितने वाट की, 240 मेगावाट की परियोजना। नेक्स्ट हमारा इचारी बांध परियोजना। इचारी बांध परियोजना टोंस नदी पर स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना इचारी बांध परियोजना टोंस नदी पर स्थित है देहरादून जिले के अंदर। ठीक है, और इस परियोजना का जो पानी है छिब्रो पावर स्टेशन एवं खोदरी पावर स्टेशन तक जाता है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि किस परियोजना का जो पानी है छिब्रो पावर स्टेशन से लेकर खोदरी पावर स्टेशन तक जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इचारी बांध परियोजना। इचारी बांध परियोजना। नेक्स्ट हमारा यमुना नदी। यदि हम यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी देहरादून के लाखा मंडल में प्रवेश करती है। यमुना नदी देहरादून के लाखा मंडल में क्या करती है, प्रवेश करती है। और देहरादून के कालसी में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देहरादून के कालसी में अमलावा नदी यमुना से क्या करती है, संगम। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा देहरादून के कालसी में यमुना नदी से कौन सी नदी संगम करती है, यमुना नदी से कौन सी नदी संगम करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमलावा नदी। ये क्या करती है, संगम करती है। डाक पत्थर बैराज से, यदि हम डाक पत्थर बैराज की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी से एक नहर निकलती है। क्या निकलती है, नहर निकलती है जिसे शक्ति नहर कहते हैं।
क्या कहते हैं, शक्ति नहर। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि यमुना नदी से कौन से स्थान से शक्ति नहर निकलती है, तो डाक पत्थर बैराज से क्या निकलती है, शक्ति नहर निकलती है। शक्ति नहर पर ना कुछ प्रमुख परियोजनाएं जैसे ढकरानी बांध परियोजना, ढालीपुर बांध परियोजना, आसन बैराज परियोजना, कुल्हाल बांध परियोजना, ये 4 जो परियोजना है ये शक्ति नहर पर बनी है। किस पर बनी हुई है, शक्ति नहर। यदि नहर की बात करी जाए तो शक्ति नहर पर बनी, यदि नदी की बात करी जाए तो कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर। तो सबसे पहली जो परियोजना बनी हुई है यमुना नदी पर वो ढकरानी बांध परियोजना। ढकरानी बांध परियोजना 1965 में स्थापित की गई यमुना नदी पर, और इसका जो बिजली उत्पादन है वो 33.7 मेगावाट, 7 मेगावाट के आसपास। फिर आता ढालीपुर बांध परियोजना। ढालीपुर बांध परियोजना यमुना नदी पर स्थित है, और ये कब बनी थी, 1965 में बनी थी ये भी। और यदि हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो 51 मेगावाट, कितना, 51 मेगावाट। फिर आता आसन बैराज परियोजना, ये भी यमुना नदी पर है। फिर आता कुल्हाल बांध परियोजना, ये भी किस पर है, यमुना नदी पर। यदि नहर की बात करें तो शक्ति नहर पर, और यदि नदी की बात होती है तो यमुना नदी पर। अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। फिर आता खोदरी परियोजना, ये भी यमुना नदी पर स्थित है। फिर लखवाड़ा बांध परियोजना, लखवाड़ा बांध परियोजना ये भी किस पर, यमुना नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट परियोजना व्यासी जल विद्युत परियोजना। व्यासी जल विद्युत परियोजना किस पर, यमुना नदी पर। तो यमुना नदी पे 7 परियोजना है जो आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। आप लोगों से सीधी सीधी पूछे जाएगी कि ये कौन सी नदी पर या कहाँ स्थित है, देहरादून में। आपको अच्छी तरीके से याद रखना, देहरादून में और यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट रिस्पना नदी, कौन सी नदी, रिस्पना नदी। यदि हम रिस्पना नदी की बात करते हैं तो उसका जो मूल नाम है वो ऋषिपर्णा, ऋषिपर्णा नदी इसका मूल नाम है। और इसकी ये बिल्लन नदी की सहायक नदी है। किसकी, बिल्लन नदी की सहायक नदी है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि बिल्लन नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा रिस्पना। फिर बिंदन नदी व रिस्पना नदी मोथरोवाला में मिल जाती है, और किस में मिल जाती है, सोंग नदी में। ये किस में मिलती है, सोंग नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों सोंग नदी की सहायक नदी है। यदि आपसे पूछा जाए सोंग नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो बिंदन नदी और रिस्पना नदी। बिंदन नदी और रिस्पना नदी किसकी सहायक नदियां, सोंग नदी की सहायक नदियां। नेक्स्ट आता है सोंग नदी। जो सोंग नदी है वह गंगा नदी की सहायक नदी है। सोंग नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। और सोंग नदी की सहायक नदियां बाल्दी नदी, वह बाल्दी नदी पर ही सहस्त्रधारा जलप्रपात बना हुआ। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि सहस्त्रधारा जलप्रपात जो देहरादून के अंदर है वो किस नदी पर बना हुआ, तो किस पर बना हुआ, बाल्दी नदी पर बना हुआ। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ बना है, जो वाटरफॉल है बाल्दी नदी पर बना। और इससे गंधक युक्त जल आता है। इसमें क्या आता है, गंधक युक्त। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कौन से वाटरफॉल में गंधक युक्त जल आता है, तो ये बिंदल नदी बना है, इसमें गंधक युक्त जल आता है। तो जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है इसमें गंधक युक्त जल मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि जिसका खाज खुजली दाद हो रहे हैं ना, तो यदि वो इस सहस्त्रधारा में क्या करता है, नहा लेता है, तो उसके पाप धुल जाते हैं, यानी कि खाज खुजली खत्म हो जाती है। ऐसा लोगों का मत है। तो भाई देखना, इसका खाज खुजली हो रही हो तो नहा के देख सकता है, अपने पापों को दूर भी कर सकता है। चलो भाई मजाक से हटकर थोड़ा भी आ जाओ। देहरादून में स्थित जलप्रपात जो वाटरफॉल है देहरादून के अंदर, उनकी हम बात करते हैं। टाइगर वाटरफॉल, टाइगर वाटरफॉल ये कहाँ पड़ता है, चक्राता में पड़ता है। किमोना वाटरफॉल ये कहाँ पड़ता है, चक्राता में। दोनों ही वाटरफॉल कहाँ से है, चक्राता देहरादून में। मेन आपको देहरादून याद रखना। फिर इसके बाद आता है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये बाल्दी नदी पर बना हुआ। कहाँ बना है, बाल्दी नदी पर देहरादून के अंदर स्थित है। फिर आता है हरडी जलप्रपात, हरडी जलप्रपात मसूरी के अंदर है। फिर भट्टा जलप्रपात ये भी मसूरी के अंदर है। फिर मासी जलप्रपात ये किसके अंदर है, मसूरी के। तो आपको याद रखना कौन कौन से चक्राता में और कौन कौन से मसूरी में। ऐसे पूछ ले जाएगा कि हरडी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना मसूरी के अंदर स्थित है। भट्टा जलप्रपात कहाँ से स्थित है, मसूरी के अंदर स्थित है। और मासी जलप्रपात कहाँ से है, आप लोगों का मसूरी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देहरादून में स्थित प्रमुख संस्थान। यदि कौन कौन से देहरादून के अंदर संस्थान है, यहाँ से आप लोगों का एक संस्थान तो लगभग हर एक एग्जाम में बनता ही बनता है। तो अच्छी तरीके से संस्थान आपको
याद करने हैं। सबसे पहला था भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना, यदि स्थापना की बात करें जाए तो 1767 में बंगाल में की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी, बंगाल में की गई थी 1767 में। लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अब हम देहरादून की बात करें उत्तराखंड की, तो बंगाल तो पूछे जाने वाला है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि सर्वे ऑफ इंडिया, जो सर्वे ऑफ इंडिया इसे देहरादून कब स्थानांतरित कर दिया गया, तो देहरादून कब स्थानांतरित किया गया, 1942 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1942 में इसे देहरादून ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यही आपको याद रखना कि सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून कब स्थानांतरित किया गया, कब किया गया, 1942 में किया गया है। नेक्स्ट आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो महानिरीक्षक, महानिरीक्षक कौन थे उस समय, जॉर्ज एवरेस्ट। और जॉर्ज एवरेस्ट ये मसूरी घूमने के लिए आते हैं, कहाँ आते हैं, मसूरी घूमने के लिए आते हैं, और सबसे पहला छापा खाना लगाते हैं मसूरी, छापा खाना क्या लगाते हैं, छापा खाना लगाते हैं। और 1965 में इन्हीं के नाम पर जॉर्ज एवरेस्ट शिखर, एक चोटी का नाम रखा जाता है मसूरी में। और इन्हीं जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई नापने का क्या दिया गया है, सरे दिया गया। जो माउंट एवरेस्ट इन्होंने ही उसकी ऊंचाई नापी है, ऊंचाई नापने का क्या दिया गया है, सरे दिया गया है। यह भारत के नक्शा बनाने वाली, यदि हम सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये क्या करती है, नक्शा बनाती है, यानी कि मानचित्र बनाती है। और सर्वेक्षण करने वाली, सर्वेक्षण करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। इसके अधीन है सेंट्रल, ये केंद्रीय एजेंसी है जो मानचित्र बनाती है और सर्वे करती है, सर्वे ऑफ इंडिया। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, इसके द्वारा 1854 में पहली बार भारत में डाक टिकट जारी किया गया। यदि आप लोगों से पूछ ले जा कि भारत में पहली बार डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1854 में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1854 में पहली बार डाक टिकट जारी किया जाता। नेक्स्ट आता है भारतीय वन अनुसंधान देहरादून। जो भारतीय वन अनुसंधान है ये कहाँ पे स्थित है, देहरादून। डायरेक्ट सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय वन अनुसंधान स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान स्थित है देहरादून के अंदर स्थित है, जिसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के नाम से भी जाना जाता है। 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई। तो आप लोगों से पूछा जाएगा भारतीय वन विभाग की स्थापना कब की गई, तो कब की गई, 1864 में। भारतीय वन विभाग की स्थापना कब की गई, 1864 में की गई। 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। तो याद रखना, आप लोगों से पूछ ले जाएगा फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई, तो कब की गई, 1878 में। कुछ समय बाद 1884 में इसका नाम बदलकर इंपेरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया, देहरादून रख दिया गया। तो ध्यान रखना, नाम कब बदलेगा, 1884 में इसका नाम बदलकर इंपेरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया। और 1906 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा बना ही बना, 1906 में इंपेरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का भी नाम बदलकर इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून रख दिया गया। इसे हम FRI के नाम से जानते हैं।
क्या बोलते हैं, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून। तो ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि FRI की स्थापना कब की गई, तो 1906 में की गई। कब की गई, 1906 में। FRI की स्थापना कब की गई, 1906 में की गई। कब की गई, 1906 में। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन बनेंगे आप लोग। बॉमफील्ड ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने वन अनुसंधान संस्थान की जो इमारत का डिजाइन आप लोगों से पूछ रहा जाएगा, जो वन अनुसंधान संस्थान है इसकी इमारत का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बॉमफील्ड। बस इतना याद रखना, इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया, बॉमफील्ड। FRI के मुख्य जो गेट है, जो मुख्य गेट है, जो मेन गेट है, उसका नाम है ब्रैंडिस गेट। क्या नाम है उसका, ब्रैंडिस गेट। आप लोगों से पूछ ले जाएगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मुख्य गेट है उसका क्या नाम है, तो आपको याद रखना है ब्रैंडिस गेट। क्या है, ब्रैंडिस गेट के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड इरविन जो भारत के वायसराय थे लगभग उस समय, लॉर्ड इरविन ने 7 नवंबर 1929 को 7 नवंबर 1929 को इस भवन का क्या किया, उद्घाटन किया। आप लोगों ने पढ़ा होगा गांधी इरविन समझौता, वो इन्हीं के मध्य होता है, दो महात्माओं का मिलन बोलेगा, गांधी इरविन समझौता। इरविन समझौता कब होता, आप लोगों से पूछ ले जाएगा हिस्ट्री में, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931। तो ध्यान रखना, गांधी इरविन समझौता किसके मध्य है, गांधी प्लस इरविन के मध्य होता है 5 मार्च 1931 को, और उस समय वायसराय होते हैं भारत के। नेक्स्ट आता है 1991 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था उसने क्या किया, FRI को, इस FRI को जो हम पढ़ते आ रहे FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डिम्ड नियुक्ति, क्या डिम्ड विश्वविद्यालय क्या कर दिया, घोषित कर दिया। आप लोगों से पूछ रहा जाएगा कि FRI को डिम्ड विश्वविद्यालय कब घोषित किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1991। बस 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर यहाँ से कि स्थापना कब हुई, 1906 में और 1991 में इसे क्या कर देगा, डिम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर देगा। और 1991 में ही क्या होता है, देश के अंदर बहुत बदलाव आते हैं। यदि हम भारत की बात करते हैं तो हम यहाँ से LPG लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, LPG, क्या लेकर आते हैं, LPG। घरों में गैस सिलेंडर नहीं, गैस सिलेंडर वाला LPG नहीं है, यह L का मतलब है यहाँ से लिबरलाइजेशन, क्या है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। फिर प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, क्या आता है, निजीकरण की नीति। और फिर आता है जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, क्या है जी का मतलब, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो बोलते हैं वैश्वीकरण, क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। यदि आपसे पूछ जाए कि भारत में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1991 में। भारत में निजीकरण की नीति कब अपनाई गई, तो 1991 में। यदि आपसे पूछे भारत ने वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई, तो 1991 में। और यदि बात करें जाए कि उस समय के जो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री, तो उस समय जो वित्त मंत्री थे वे थे SMS, सरदार मनमोहन सिंह। और यदि बात करते हैं PM की, तत्कालीन जो PM थे वे थे PV नरसिम्हा राव। जब हम LPG की नीति लेकर आते हैं और देश में बहुत बड़ा बदलाव होता है इसके बाद। नेक्स्ट आता राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय। यदि हम इसकी बात करते हैं तो भारत में पहली बार नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग, भारत में पहली बार नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई। इसके द्वारा की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1770 में की जाती है। और 1874 में मरीनो सर्वे ऑफ इंडिया को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे कहाँ स्थानांतरित किया जाता है, कोलकाता में। नेक्स्ट आता 1954 में मरीनो सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है जब देहरादून की बात हो जाती है या उत्तराखंड की बात हो जाती है। तो उसे देहरादून कब लाएगा 1954 में। देहरादून कब स्थानांतरित किया गया, 1954 में। मरीनो सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। और 1996 में इसका नाम
पहले इसका नाम था मरीनो सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन 1996 इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदल कर दिया गया नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। क्या कर देगा, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस इसका नाम कर देगा। फिर 1999 नाम बदलेगा, फिर 1999 इसका नाम नेशनल हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण ऑफिस कर देगा, यानी कि राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय इसका नाम कर देगा। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय इसका नाम कब किया गया, तो 1999 में इसका नाम रखेगा। नेक्स्ट आता हमारा वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान स्थापना की बात करते हैं, तो स्थापना होती है 1968 में। कब होती है, 1968 में। और कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। यहाँ से ये फैक्ट आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए कि वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1968। कहाँ हुई, तो दिल्ली। तो देहरादून नहीं करना आप लोगों को। कभी आप सोचो कि स्थापना देहरादून में हुई, देहरादून में नहीं हुई। कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। 1976 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1976 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि 1976 में से ट्रांसफर किया जाता है। तो यदि पूछा जाए वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून कब ट्रांसफर किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट आता भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इसे बोलते हैं IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। IIP की यदि स्थापना की बात करते हैं तो कब होती है, 1960 में होती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पेट्रोलियम उत्पादकों का विकास करना, यानी कि पेट्रोलियम से जो जुड़ी चीजें हैं उनके उत्पादकों का, जो प्रोडक्ट है उनका अधिक से अधिक क्या करना, डेवलप करना, विकास करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 2019 में भारतीय पेट्रोलियम ने IIP ने देहरादून के अंदर, किसके अंदर, देहरादून के अंदर प्लास्टिक वेस्ट यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल होता है उस डीजल में तब्दील करने के लिए एक प्लांट स्थापित किया गया। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने के लिए प्लांट कहाँ स्थापित किया गया या कब स्थापित किया गया, 2019 में। इसके द्वारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा ये प्लांट लगाया गया कि जितना भी वेस्ट जो प्लास्टिक होगी उसे क्या बदले जाएगा, डीजल में। ये 2019 में लाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। यदि हम स्थापना की बात करते हैं तो जो इसकी स्थापना 1956 में की जाती है। इसकी स्थापना कब की जाती है, 1956 में की जाती है, देहरादून में की जाती है। कहाँ की जाती है, देहरादून में। और 14 अगस्त 1956 में इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नाम दिया गया। जब इसकी स्थापना की गई 1956 में, 14 अगस्त 1956 के आसपास जब इसकी स्थापना होती है, तब इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नाम दिया गया। 1994 में, 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम में से रूपांतरित कर दिया गया। बाद में इसका नाम बदलेगा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, यानी कि ONGC। क्या, ONGC। तो नाम कब पड़ा इसका, ONGC 1994 में। कब पड़ा ONGC नाम इसका, 1994 में। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तो नाम ध्यान रखना 1994 में पड़ता है नाम। 1997 में ONGC को नवरत्न का दर्जा कब मिला, तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा ONGC को नवरत्न का दर्जा कब मिला, तो 1997 में से नवरत्न का दर्जा मिलता है। और 2010 में इसे महारत्न कंपनी का क्या मिलता है, दर्जा मिलता है। एक बार फिर से 1997 ONGC को नवरत्न का दर्जा मिलता है और 2010 में इसे महारत्न कंपनी का क्या दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कब होती है, 1982 में। पूछ ले जाएगा भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई है, 1982। कब हुई है, 1982 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वन्यजीवों का संरक्षण करना, क्या करना, वन्यजीवों का संरक्षण करना और परीक्षण करना और रिसर्च करना। इसका मुख्य उद्देश्य है वन और वन्यजीवों का क्या करना, संरक्षण करना और प्रशिक्षण देना है और इन पर रिसर्च करना। नेक्स्ट संस्थान आता हमारा
ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून में स्थित है। आप लोगों को सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। स्थापना कब की जाती है इसकी? 1978 में। ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। और स्थापना कब होती है? 1978 में। क्या था? भारतीय खान ब्यूरो। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ से स्थित है? देहरादून में। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में रिपीट होता है। 102 पेपर इससे मुश्किल ही बच के जाते हैं, वरना हर पेपर में रखा जाता है। भारतीय सुदूर संवेदनी संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदनी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग देहरादून में स्थित है। IIRS कहाँ से स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदनी संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ स्थित है? ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा देहरादून, सीधा सीधा। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। फिर मानसिक रोग संस्थान, ये भी बहुत पूछा जाता है। मानसिक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून। देहरादून तो ऑप्शन में कम मिलता है, सेलाकुई ज्यादा मिलता है। सेलाकुई जो देहरादून का इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे मानसिक रोग संस्थान स्थित है सेलाकुई। तो आप लोगों से पूछा जाएगा मानसिक रोग संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेलाकुई। कहाँ से स्थित है? सेलाकुई में स्थित है। और यहीं पे ही महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र, यदि पूछ ले जा तो ये भी देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। यदि पूछे जा महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। एक हो रहा है यहाँ से आप लोग से पूछ ले जाएगा जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? आपको याद रखना 12 फरवरी 2001 में। जल विद्युत निगम की स्थापना देहरादून में होती है। जल विद्युत निगम की स्थापना देहरादून में की जाती है 12 फरवरी 2001। 12 फरवरी 2001 यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो ध्यान रखना। मानसिक रोग संस्थान देहरादून सेलाकुई में स्थित है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। जल विद्युत निगम कहाँ स्थित है? देहरादून में। और स्थापना कब हुई है? 12 फरवरी 2001 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। आप लोगों से MCQ पूछे जाएंगे इसके बाद। नेक्स्ट, उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में। उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में देहरादून में की गई। कहाँ की गई? देहरादून में की गई। उत्तराखंड में भाषा संस्थान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई? तो हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में की गई और भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 में। 24 फरवरी 2010 में की गई देहरादून में। तो पहले हिंदी का याद रखना 2009 में, फिर भाषा संस्थान 2010 में देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत आता है एग्जाम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? ऐसा आता, तो आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। कहाँ से स्थित है? देहरादून में स्थित है। और कब होती है इसकी स्थापना? 1987। तो स्थापना तो बहुत कम आता है, ऐसा पूछा जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस जगह स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा देहरादून में। स्थापना होती है 1987 में। नेक्स्ट है भारतीय सैन्य अकादमी। भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, स्थापना कब हुई है? 1 अक्टूबर 1932। स्थापना कब हुई इसकी? IMA, ऐसा बोलते हैं IMA की स्थापना कब हुई? 1932। IMA की स्थापना कब हुई? 1932। कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून। नेक्स्ट 1932 में जब IMA की स्थापना होती है तो उसकी पहले कमांडेंट ब्रिगेडियर LP कॉलिंस को बनाया जाता है। तो प्रथम कमांडेंट यदि पूछ ले जा तो LP, प्रथम कमांडेंट कौन है इसके? LP है। और 1947 में ही पहले भारतीय ठाकुर महादेव सिंह IMA के क्या बनते हैं? कमांडेंट बनते हैं। यदि पूछ जा कि पहले भारतीय का नाम बताइए जो IMA के क्या बनते हैं? कमांडेंट बनते हैं, तो उनका नाम होगा ठाकुर महादेव सिंह।
नेक्स्ट है 1982 में भारतीय सैन्य अकादमी की स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती जब मनाई जाती है जब किसी को 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं। कितने वर्ष? 50 वर्ष। और जो रजत जयंती होती है 25 वर्ष पूरे होने पर। तो जब इसकी स्वर्ण जयंती मनाई जाती है तो उस समय 50 पैसे के मूल्य का डाक टिकट जारी किया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोगों से पूछा जाएगा भारतीय सैन्य अकादमी द्वारा 50 पैसे मूल्य का जो डाक टिकट हो कब जारी किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1982 में जारी किया जाता है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम जोली ग्रांट बोलते हैं, जो जोली ग्रांट वाला हॉस्पिटल है बहुत ज्यादा प्रमुख है जोली ग्रांट के नाम से। तो इसका जो पूरा नाम है वो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये देहरादून का प्रथम, ये देहरादून का नहीं पूरे राज्य का, जो हमारा राज्य है उत्तराखंड राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है। आप लोगों से पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो आपको याद रखना हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून है, इसे जोली ग्रांट बोलते हैं, जो जोली ग्रांट में स्थित है हवाई पट्टी के पास में। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धवाला कहाँ पे स्थित है? सुद्धवाला देहरादून में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए, तो देखते हैं आप लोगों ने उत्तराखंड सीरीज में कितना आप लोगों ने सीखा, आपकी कितना याद है। तो पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, निम्नलिखित में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला। यदि हम सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से बताना आप लोग। तो देहरादून, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, ये थोड़ी सी टाइप की मिस्टेक है, उसके लिए खेद उधम सिंह नगर। क्या है ये? उधम सिंह नगर। और चमोली आपको दिया गया है चमोली। तो सभी को पता है सबसे जो लिंग अनुपात है सबसे कम किसका? हरिद्वार का। कितना है हरिद्वार का? 8:7:9। कितना है? 8:7:9। तो ये लिंग अनुपात है सबसे कम हरिद्वार का। हरिद्वार के बाद किसका है? देहरादून का। यदि हरिद्वार ऑप्शन बना हो तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देहरादून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देहरादून इज द राइट आंसर। लिंग अनुपात में दूसरे नंबर पर आता है देहरादून। देहरादून जिले की कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो आपका आंसर हो जाएगा चकराता, ऋषिकेश, राजपुर या रायपुर। तो कौन सी सीट है इसमें? 10 विधानसभा सीट हमने पढ़ा और 10 विधानसभा में जो एससी के लिए आरक्षित है वहां राजपुर। कौन सी है? राजपुर। और जो एसटी के लिए आरक्षित है वह चकराता। कौन सी है? चकराता देहरादून। तो ध्यान रखना राजपुर किसके लिए है? एससी के लिए। तो एससी की बात हो रही तो आंसर हो जाएगा राजपुर। तो जल्दबाजी में रायपुर नहीं करना आप लोगों को, राजपुर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देहरादून का प्राचीन नाम नहीं है, जो देहरादून है उसका प्राचीन नाम कौन सा नहीं है? यदि आप लोगों ने पढ़ा हो हमारी देहरादून की जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है उसमें हमने पढ़ा था पृथ्वीपुर, ये तो देहरादून का नाम है। दोरोन नगर, ये भी देहरादून का नाम है। देहरादून भी बोलेगा। जब 1676 ईस्वी में जो गुरु राम राय होते हैं वे देहरादून में आते हैं और देहरादून में अपना डेरा डाल लेते हैं। तो डेरा डालने के कारण उस समय से देहरादून बोले जाता और बाद में जाकर इसी का नाम देहरादून पड़ जाता। तो यहाँ तक तो सही है। फिर आता पृथ्वीनगर, तो पृथ्वीनगर नहीं है, देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीनगर नहीं है। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। यदि महिला साक्षरता की बात करते हैं तो महिला साक्षरता में प्रथम स्थान पर कौन है? महिला साक्षरता में प्रथम स्थान पर देहरादून। कौन है? देहरादून। और यदि पूछा जाए पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान पर, इसमें पुरुष में, तो पुरुष में याद रखना रुद्रप्रयाग। पुरुष साक्षरता में कौन है? रुद्रप्रयाग प्रथम स्थान पर पुरुष साक्षरता में। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? देहरादून, क्योंकि महिला साक्षरता की बात हो रही। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मसूरी में पुस्तकालय समिति का गठन कब किया जाता है? मसूरी में पुस्तकालय समिति का गठन कब किया जाता है? तो मसूरी में पुस्तकालय समिति का जो गठन होता है कब किया जाता है? 1843। हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज जरूर देखना, जो आप लोगों को अच्छी तरीके से आप आंसर दे पाओगे। 1843। नेशनल लाखा मंडल
लाखा मंडल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। लाखा मंडल देहरादून में स्थित है, जहाँ से लाखों मूर्तियां मिलती है प्राचीन समय की और शिलालेख भी मिलते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी पर स्थित है। टोंस नदी, यमुना नदी दोनों के संगम पर स्थित है, टोंस नदी व गंगा नदी के संगम पर स्थित है, या यमुना नदी व गंगा नदी के संगम पर स्थित है। यह आप लोगों का लास्ट है, यमुना व रिखनाड़ नदी के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर यदि आप न पढ़ाओ, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना व रिखनाड़ नदी के संगम पर यह क्या है, स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर। देहरादून जिले की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। देहरादून जिले की यानी कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, तो 31.33%, 32.33%, 33.32% और दोनों 3-3%। तो देहरादून में कितनी दशकीय वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा 32.33%। नेक्स्ट आता है देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है, देहरादून की बात हो रही, देहरादून की जो स्थापना होती है जिले के रूप में कब होती है, 1817 में। 1825 में इस जिला बनाकर सहारनपुर मंडल में शामिल किया जाता है। और सहारनपुर मंडल में सबसे पहला कहाँ शामिल किया जाएगा सर, सहारनपुर मंडल में 1825 में। फिर 1829 में इसे मेरठ मंडल में, मेरठ मंडल में। तो आप लोगों से पूछा जाएगा मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया, 1829 में। फिर 1975 में, 1975 में से गढ़वाल मंडल में, अंत में से गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है, क्योंकि अभी वर्तमान में कहाँ है, गढ़वाल मंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। देहरादून को नगर निगम कब बनाएगा, देहरादून को नगर निगम कब बनाएगा, 1990 में बनाएगा, 1972 में बनाएगा, 1998 में बनाएगा, 1970 में बनाएगा। तो याद रखना ये इसका हो जाएगा सी द राइट आंसर। 1998 में देहरादून को नगर निगम बनाएगा। हनोल में महासू देवता का मंदिर, जो हनोल है उसमें महासू देवता का मंदिर जो जौनसारियों का पवित्र तीर्थ स्थल होता है, ये किस शैली में निर्मित है, ये पूछा जा रहा है किस शैली में। तो जौनसारी इसकी बहुत पूजा करते हैं, उनका सबसे बड़ा देवता है महासू देवता। तो इसका मंदिर किस शैली में बनाया है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से, मुगल शैली में, नागर शैली में, हुण शैली में या द्रविड़ शैली में। तो इसका आंसर हो जाएगा हुण शैली में। है तो हनोल याद रखना और है तो हुण शैली याद रखना। तो हुण शैली में बना हुआ मंदिर है। गन हिल पॉइंट कहाँ स्थित है, तो गन हिल पॉइंट कहाँ से स्थित है, मसूरी में। ये मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वह गन हिल पॉइंट है। पहली जो ऊंची चोटी है उसका नाम है लाल टिब्बा, इसे डिपो हिल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपो हिल। तो ये हो जाएगा आप लोग का मसूरी, मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गन हिल पॉइंट। बहुत घूमने जाते हैं लोग, बहुत प्यारा सीन है यहाँ का। फिर आता है FRI, FRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कब मिलता है, 1991 में मिलता है। कब मिलता है, 1991 में। 1991 में क्या अपनाई, LPG, भारत ने LPG की नीति भी अपनाई है 1991 में। पूर्व चलो की नीति, इसकी नीति पूर्व चलो की नीति। हनोल किस नदी के तट पर स्थित है, जो हनोल मंदिर है ये किस नदी के तट पर बना हुआ, यमुना नदी के, टोंस नदी के, अलगाड़ नदी के या सोम नदी के। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टोंस नदी। क्या हो जाएगा, टोंस नदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर बनी है। तो किसाऊ बांध परियोजना मैंने आपको पढ़ा किस नदी पर बनी है, टोंस नदी पर। तो ए इज द राइट आंसर। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की स्थापना देहरादून में कब की गई। तो ONG की स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून के धूमवाला में, जो देहरादून का धूमवाला जो गुरुराम राय धूमवाले में आते हैं, बस जाते हैं, तो वे झंडा दरबार की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, झंडा दरबार की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, 1699 में वे देहरादून के धूमवाला में झंडा दरबार की स्थापना करते हैं। ये पूछा जा रहा है कि वे किस शैली में बना हुआ,
झंडा दरबार किस शैली में बना हुआ? कौन शैली में? मुगल शैली में, गोरखा शैली में, या द्रविड़ शैली में? तो किस शैली में बना झंडा दरबार? तो जो झंडा दरबार है वो किस शैली में बना? मुगल शैली में। उस समय मुगलों का ही प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, इस समय मुगल शैली हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? मुगल शैली। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी की स्थापना कहाँ होती है? तो कहाँ की गई इसकी स्थापना? देहरादून में की जाती है, दिल्ली में की जाती है, मुंबई में की जाती है, या मसूरी में की जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताता, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी की जो स्थापना वह कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। कहाँ होती है? दिल्ली में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को 3 गांव दान में दे दिए थे? 3 गांव दान में दिए थे। तो किसने दिए थे? महीपति शाह या भवानी शाह? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, भवानी शाह या फतेहपति शाह, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 गांव किसने दान में दिए थे गुरु राम राय को? उस समय किसका शासनकाल था? फतेहपति शाह का। किसने दिए हैं? फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को 3 गांव दान में दिए। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात देहरादून जिले में नहीं है? ये कह रहा है देहरादून जिले में ही नहीं है। देखते हैं, टाइगर फॉल, किमोना फॉल, हरडी वाटरफॉल, या बिरथी वाटरफॉल? उसका आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में कौन सा नहीं है? टाइगर फॉल भी स्थित है, किमोनी फॉल भी स्थित है, हरडी वाटरफॉल भी स्थित है मसूरी के अंदर। तो बिरथी, तो ये नहीं है, बिरथी वाटरफॉल देहरादून जिले में स्थित नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। देहरादून के कालसी में कौन सी नदी यमुना से संगम करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने आपको बताया था देहरादून के कालसी में 2 नदी संगम करती है। देहरादून के कालसी में यमुना नदी से 2 नदियां संगम करती है। एक है हमारी टोंस नदी। कौन सी नदी? टोंस नदी संगम करती है। और दूसरी नदी कौन सी? हमारी अमलावा नदी। कौन सी नदी? अमलावा नदी। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे दे रखा बिंद नदी, ये नहीं हो सकती। सोम नदी, ये भी नहीं हो सकती। अमलावा नदी और बाल्दी नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, इसके अकॉर्डिंग अमलावा नदी ये क्या करती है? यमुना नदी से संगम करती है देहरादून के कालसी के आसपास। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छी तरीके से आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना यमुना नदी पर नहीं है? ये कह रहा है कि कौन सी परियोजना यमुना नदी पर नहीं है। तो देखते हैं भाई, खोदारी परियोजना, ढालीपुर बांध परियोजना, आसन बैराज परियोजना, या इचारी बांध परियोजना? इचारी बांध परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ये टोंस नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? टोंस नदी पर बनी हुई है इचारी बांध परियोजना, टोंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक पत्थर बैराज। डाक पत्थर बैराज से यमुना नदी से कौन सी नहर निकलती है? तो डाक पत्थर बैराज से यमुना नदी से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है, शक्ति नहर निकलती है, शारदा नहर निकलती है, राजपुर नहर निकलती है? तो कौन सी निकलती है? शक्ति नहर। कौन सी नहर निकलती है? शक्ति नहर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंग नदी। सोंग नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? सोंग की बात हो रही भाई, सोंग गा रहे हैं आप। क्या गा रहे हैं? सोंग। जब आप सोंग गाओगे, क्या गाओगे भाई? सॉन्ग गाओगे तो आप लोग किसी से राय लोगे। क्या लोगे? राय, कि मेरा सॉन्ग अच्छा है या बुरा। तो ध्यान रखना, सॉन्ग नदी गंगा नदी में रायपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? रायपुर। आप राय लोगे सॉन्ग अच्छा या कैसा, तो रायपुर में मिलेगी। आप लोग इस प्रकार से याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, कह भी दे दिल में तेरे जो है छिपा खाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, डकरानी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो डकरानी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? शक्ति नहर पर, शारदा नहर पर, राजपुर नहर पर, या रामगंगा नहर पर? तो किस पर? शक्ति नहर पर। इस नहर किस पर है? शक्ति नहर पर। डकरानी बांध परियोजना शक्ति नहर पर स्थित है। 1965 में ये बनती है और इसकी उत्पादन क्षमता 33.7 मेगावाट।
सरोजनी नायडू ने घंटाघर का शिलान्यास कब किया गया? तो 1948 में किया, 1953 में किया, 1945 में या 1954? तो इसका आंसर हो जाएगा घंटाघर का जो शिलान्यास वो किया 1948 में। कब किया? 1948 में किया। जोनसार बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जोनसार बाबर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा? बुद्धा टेम्पल, हनोल, चंद्रबानी मंदिर या इनमें से कोई नहीं? तो किसकी पूजा करते हैं? महासू देवता की। महासू देवता का मंदिर कहाँ से है? हनोल। तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल क्या हो जाएगा? हनोल हो जाएगा। निम्नलिखित में से देहरादून के 4 सिद्धों में, मैंने आप लोगों को देहरादून के 4 सिद्ध पढ़ाए थे, ये कह रहा है कि 4 सिद्धों में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो कौन सा सिद्ध शामिल नहीं है? लक्ष्मण सिद्ध नहीं है, भूरा सिद्ध नहीं है, या काड़ू सिद्ध नहीं है, या माणक सिद्ध नहीं है? तो आप लोगों को मैंने 4 सिद्ध पढ़ाए थे जिनमें लक्ष्मण सिद्धा, काड़ू सिद्धा, माणक सिद्धा और मांडू सिद्धा। क्या था? मांडू सिद्ध। तो भूरे की तो बात ही नहीं करेगी कहीं भी, तो इसका आंसर हो जाएगा भूरा सिद्ध। क्या हो जाएगा आंसर? भूरा सिद्ध। ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के गुरु राम राय गुरु राम राय देहरादून में कब आते हैं? ये पंजाब से देहरादून में कब आते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 1676 में आते हैं। कब आते हैं? 1676 में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून कब स्थानांतरित कर दिया गया? सर्वेक्षण विभाग कब देहरादून में भेजेगा? स्थानांतरित, ट्रांसफर कब किया जाता? 1767 में, 1945 में, 1948 में या 1942? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कब ट्रांसफर किया जाता? 1942 में देहरादून ट्रांसफर कर दिया जाता। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, 1942 में देहरादून ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मसूरी में स्थित है? ये पूछा जा रहा है कि मसूरी में स्थित कौन सा? तो किमोना फॉल, टाइगर फॉल या पटना जलप्रपात या भट्टा जलप्रपात? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। तो भट्टा जलप्रपात और हरडी जलप्रपात, हरडी जलप्रपात, ये दोनों ही वाटरफॉल मसूरी में स्थित है। कहाँ से स्थित है? मसूरी में स्थित है। एक मासी जलप्रपात है यहाँ पे। FRI फ्राई डे, पहला फ्राई है। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना 1906। नाम कब बदलेगा? टिम्पटी यूनिवर्सिटी कब रखेगा? 1991 में। इसके मुख्य गेट का नाम क्या है? ब्रांडिस गेट। क्या इसके मुख्य गेट का नाम? ब्रांडिस गेट। नेक्स्ट, ह्वेनसांग ने कालसी को क्या कहकर संबोधित किया? क्या नाम दिया उसने? कालकूट, सुधनगर, युगसेल या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहा? ये हर्षवर्धन के शासन काल में आते हैं, उत्तराखंड के हर्षवर्धन के शासन काल में आते हैं। उन्होंने कालसी को क्या कहा? सुधनगर कहा। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्य बिल्डिंग, जो मुख्य बिल्डिंग है उसका नाम किसके नाम पर रखेगा? मुख्य बिल्डिंग का नाम फिलिप चैटवुड के नाम पर, LP कॉलिंस के नाम पर, कैप्टन यंग के नाम पर। यदि हम कैप्टन यंग की बात करते हैं, इसने मसूरी की खोज की थी भाई। और जो LP है ये IMA के प्रथम कमांडेंट बने थे। और जो बिल्डिंग है इसकी, उसका नाम है फिलिप चैटवुड के नाम। तो इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। मसूरी की खोज, देखो अभी मैंने आपको बताया मसूरी की खोज किस व्यक्ति ने की? तो जॉर्ज एवरेस्ट ना, ये तो घूमने के लिए आता, इसने नहीं करी थी। आयरिस, ये रहा है आप थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आयरिस, कैप्टन यंग ने, रेनी टेलर ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने की है? आयरिस ने। आयरिस कैप्टन यंग ने की है। किसने की है? आयरिस कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज की है। यदि रेनी टेलर की बात करते हैं तो इन्होंने 1836 में मसूरी के अंदर प्रथम पहला क्राइस्ट चर्च की स्थापना की। यदि पूछे जा प्रथम क्राइस्ट चर्च की स्थापना किसने की है, तो रेनी टेलर ने। कब की है? 1836 में। कहाँ की है? मसूरी में की है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में, हरिद्वार में, देहरादून में या हल्द्वानी में? तो ये कहाँ आप लोगों का? देहरादून में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देहरादून में स्थित एफआरआई की स्थापना कब हुई है? एफआरआई की स्थापना 1864 में हुई है, 1884 में हुई है, 1902 में हुई है या 1906 में हुई है? तो एफआरआई की स्थापना कब हुई है? 1906 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कब हुई है स्थापना? 1906 में। तो डी इज द राइट आंसर। भरतराज मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो जो भरतराज मेला ये मसूरी के अंदर भरतराज मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग चकराता नहीं होने का, त्योनी नहीं होने का, मसूरी या विकासनगर। तो कहाँ पे? भरतराज मेला भरतराज मंदिर में लगता है, मसूरी में। कहाँ लगता है? मसूरी में। तो सी इज द राइट आंसर। भारतीय डाक विभाग द्वारा आईएमए के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया? आईएमए के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया जाता है? 1980 में, 1982 में, 1984 में या 1986 में? तो जब इसके 50 वर्ष क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं। 1832 में स्थापना, 1932 में स्थापना होती है और 1932 में 50 जोड़ लो, कब बैठा? 1982। तो डाक टिकट कब जारी किया जाता है? 1982। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया? तो राजाजी नेशनल पार्क में किसका संरक्षण किया जाता है? हाथियों का संरक्षण किया जाता है। और इसे दूसरा टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 2015 में। तो ए इज द राइट आंसर। देहरादून में स्थित गौतम कुंड, जो गौतम कुंड कौन से मंदिर के निकट है? तो इसके पास कौन सा मंदिर है? टपकेश्वर मंदिर, चंद्रबानी मंदिर, संतोली देवी माता मंदिर या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा चंद्रबानी मंदिर। तो बी इज द राइट आंसर। तो गौतम कुंड के पास बिल्कुल स्थित है या गौतम कुंड इसके पास स्थित, बात एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून जनपद का जनसंख्या घनत्व कितना है देहरादून जनपद का? 549, 541, 649 या 225? तो कितना है जनसंख्या घनत्व? तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या घनत्व। तो कितना है? 549। कितना है? 549। ए इज द राइट आंसर। मौर्य सम्राट अशोककालीन शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? मौर्य सम्राट अशोककालीन जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? राजपुर से प्राप्त होते हैं, मसूरी से होते हैं, कालसी से होते हैं या त्योनी से होते हैं? तो ये हो जाएगा कालसी। कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालसी से प्राप्त होते हैं। और किससे प्राप्त होते हैं? जोन फॉरेस्ट। कौन भाई? जोन फॉरेस्ट। तो ये प्राप्त होते हैं जोन फॉरेस्ट 1860 में। कब मिलते हैं? 1860 में। और जो भाषा होती है, भाषा की यदि बात कर जाए तो प्राकृत भाषा पूछ ले जाएगा आप लोगों से। और जो लिपि है, यदि हम लिपि की बात करते हैं तो लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। तो इनकी जो खोज करते हैं अशोककालीन शिलालेखों की जोन फॉरेस्ट 1860 में करते हैं। जो ये होते हैं भाषा होती है प्राकृत और लिपि होती है ब्राह्मी। और कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालसी से। और कालसी किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा और यमुना, सॉरी टोंस और यमुना नदी के संगम पर। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? 1842 में, 1841 में, 1844 में, 1843 में? तो मसूरी लाइब्रेरी होती है 1842 में। तो ए इज द राइट आंसर। जॉर्ज एवरेस्ट पीक कहाँ पर स्थित है? जॉर्ज एवरेस्ट पीक कब की जाती है स्थापना? 1965 में। मसूरी की एक चोटी का नाम है। तो ये मसूरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है। किसे योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? देहरादून को, हरिद्वार को, ऋषिकेश को या कालसी को? तो किसे जाना जाता है? ऋषिकेश को। संतों की नगरी, योग की नगरी किसे बोला जाता है? ऋषिकेश को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडीकुल, जहाँ कंपनियां नहीं है, सिडीकुल से संबंधित नहीं है? ये कह रहा है सिडीकुल से संबंधित नहीं है। तो सिडीकुल से कौन सा संबंधित नहीं है? सेलाकुई,
सेलाकुई तो है, देहरादून में सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ तो इंडस्ट्रियल एरिया। सितारगंज ये भी है, सितारगंज में भी कंपनियां लगी हुई। टिहरी या हरिद्वार, हरिद्वार में भी कंपनियां लगी हुई, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ हो जाएगा टिहरी। टिहरी नहीं है, क्या नहीं है, टिहरी नहीं है। तो सेलाकुई भी है, सितारगंज भी है और हरिद्वार भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी। मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक का कालशीर्ष शिलालेख किस लिपि में लिखा था, यानी कि जो कालशीर्ष शिलालेख मिला था वो किस लिपि में था, ये पूछे जा रहा है आप लोगों से। ब्राह्मी लिपि में था, शंकु लिपि में था, खरोष्टी लिपि में था, यहाँ पे खरोष्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। किस लिपि में थे, ब्राह्मी लिपि में थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देहरादून स्थित बुद्धा टेम्पल, जो देहरादून बुद्धा टेम्पल है उसकी स्थापना कब की गई, स्थापना पूछी जा रही है। तो यदि निर्माण कार्य की बात करें जाए कि निर्माण कार्य कब चलता है, निर्माण कार्य कब चलता है, 1965 में चलता है। कब चलता है निर्माण कार्य, 1965 में निर्माण कार्य इसका शुरू हो जाता है। यदि स्थापना की बात करें जाए तो 28 अक्टूबर 2002 तो स्थापना होती है इसकी 2002 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। स्थापना की बात करें जाए 2002 में होती है और निर्माण कार्य की शुरुआत कब की गई, 1965 में। तो दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है, सोंग नदी पर, बाल्दी नदी पर, बिंदल नदी पर या टोंस नदी पर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बाल्दी नदी। क्या हो जाएगा, बाल्दी नदी। तो बी इज द राइट आंसर। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, चिलमरी नेक, कन्हील। चिलमरी नेक किसका सबसे ऊंची चोटी है, चकराता पहाड़ों का जो राजा उसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गनहिल। और लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इसे डिपो हिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिपो हिल भी कहते हैं, तो याद रखना। मसूरी में पहला क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 में किसने की, 1836 में स्थापना होती है क्राइस्ट चर्च की मसूरी के अंदर, लेकिन किसने की, कैप्टन यंग ने, कर्नल ह्यूम ने, जॉर्ज एवरेस्ट ने या रेनी टेलर ने। तो किसने की है, ये की है रेनी टेलर ने। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। रेनी टेलर ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में टोंस नदी पर स्थित किसाऊ बांध परियोजना से किस राज्य को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता, ये पूछा जा रहा है। किसे नहीं मिलता, नहीं की बात हो रही है, किस राज्य को पानी नहीं मिलता। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसमें 4 राज्य ऐसे थे जो किसाऊ बांध पर निर्भर थे। 4 राज्य, कितने राज्य, 4 राज्य। तो पहला था आप लोगों का यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा को पानी मिला हुआ इसका। हरियाणा के बाद राजस्थान को पानी दिया जाएगा सिंचाई के लिए। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश को भी पानी मिला हुआ, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली तक जाएगी बात भाई पानी की, कहाँ तक जाएगी, दिल्ली तक। तो ये 4 राज्य ऐसे थे जिन्हें सिंचाई के लिए पानी मिला हुआ किसाऊ बांध परियोजना से, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो देखते हैं कौन सा नहीं है इनमें से। हरियाणा, इसे तो पानी मिला हुआ भाई। पंजाब, पंजाब की तो बात नहीं करेगी। राजस्थान, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब इज द राइट आंसर, पंजाब को पानी नहीं मिलने का। नेक्स्ट है, मानसिक रोग संस्थान स्थित है, जो मानसिक रोग संस्थान है वो कहाँ से स्थित है, मसूरी में स्थित है, चकराता में स्थित है, सेलाकुई में स्थित है या राजपुर में। तो कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है, मानसिक रोग संस्थान, मानसिक रोग संस्थान कहाँ पे स्थित है, मसूरी में स्थित है, चकराता में स्थित है, सेलाकुई में स्थित है या राजपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलाकुई। देहरादून के सेलाकुई में स्थित है मानसिक रोग संस्थान। तो सी इज द राइट आंसर। भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, बेंगलोर में, देहरादून में या नागपुर में। तो आंसर हो जाएगा देहरादून। खान ब्यूरो कहाँ से स्थित है, देहरादून में स्थित है। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे पशुपालकों का मेला, पशुपालकों का मेला या भेड़ बकरियों चराने वालों का मेला कहा जाता है, बीसू मेला को,
या नुनाई मेला, या जोखोली मेला, या गनियाल मेला। तो इसका आंसर हो जाएगा नुनाई मेला। क्या हो जाएगा? नुनाई मेला। तो बी इज द राइट आंसर। ये सब पशुपालकों का मेला बोला जाता है। रोबर्स केव, जो रोबर्स गुफा है, जिसे डाकुओं या चोरों की गुफा कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? कालसी में स्थित है, मसूरी में स्थित है, गुच्चू पानी में स्थित है, या लच्छीवाला में स्थित है? तो ये कहाँ से स्थित है? देहरादून के गुच्चू पानी में स्थित है। देहरादून के गुच्चू पानी में क्या है? स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर। देहरादून में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देहरादून की बात करी जा रही है। देहरादून में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? रायपुर में, मसूरी में, ऋषिकेश में, या राजपुर में? तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। तो 318 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। और उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर। कहाँ होती है? नरेंद्र नगर। कितनी होती है यहाँ पे भी? 318 सेंटीमीटर। तो दोनों जगह वर्षा होती है 318। यदि पूछे जाए उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो नरेंद्र नगर में होगी 318 सेंटीमीटर। और यदि देहरादून में पूछ लिया तो देहरादून में सर्वाधिक वर्षा होगी 318 सेंटीमीटर राजपुर में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से, कुमाऊं कमिश्नरी से कब अलग कर दिया गया? कब अलग कर दिया गया? ये पूछा जा रहा है कब अलग कर दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कुमाऊं कमिश्नरी में कब रखा गया? ये नहीं पूछा जा रहा कब अलग किया गया, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। 1875 में, 1829 में, 1975 में, या 1998 में? तो यदि बात करते हैं सबसे पहला 1825 में क्या होता है? 1825 में तो कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया जाता है। कुमाऊं कमिश्नरी में क्या किया जाएगा? शामिल। तो ध्यान रखना, कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया जाता है। 1825 में रख दिया जाता है सहारनपुर मंडल, सहारनपुर मंडल में से रख दिया जाता है। फिर आता है 1829 में। 1829 में से क्या करते हैं? कुमाऊं कमिश्नरी से अलग करते हैं। कुमाऊं कमिश्नरी से क्या किया जाता है? अलग। तुम्हारे साथ अलग ही पूछा जा रहा है। तो कुमाऊं कमिश्नरी से यदि अलग की बात करें जाए 1829 में अलग होता है और इसे मेरठ मंडल में रख दिया जाता है। कहाँ से? मेरठ मंडल में शामिल कर दिया जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से यूनिक है। मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया? 1829 में। कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कब किया गया? 1829 में। दोनों का आंसर यही होगा। और 1975 में कब इसे क्या किया जाता? गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया जाता। और 1998 में नगर निगम बना दिया था। तो ध्यान रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी टोन्स व यमुना नदी के संगम पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा, कौन सी नहीं कौन सा है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थान है वो टोन्स व यमुना नदी के संगम पर स्थित है? टोन्स और यमुना के, मसूरी है, चक्राता है, लाका मंडल है, वह कालसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोन्स व यमुना की बात होगी तो टोन्स और यमुना के स्थित है कालसी। तो डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में जल विद्युत निगम, उत्तराखंड में जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड में जल विद्युत निगम 2001 में, 2005 में, 2010 में, या 2015? तो उत्तराखंड में जल विद्युत निगम की स्थापना की जाती है 2001। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।